नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जब कोई वैकेंसी आने वाली होती है, आपको सुनाई देता है कि अब वैकेंसी आ जाएगी, तो सबसे पहले आप बात करने लगते हैं कि उस वैकेंसी का पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है। आप सोचने लगते हैं कि इसकी बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए जिससे कि आसानी से सिलेक्शन हो जाए। और उससे भी बड़ी बात होती है रणनीति की, कि क्या रणनीति अपनाई जाए जिससे बहुत आसानी से तैयारी हो सके। मैं ओम पांडे इस सेशन में आपसे इन तीनों बातों पर चर्चा करने वाला हूं। वैकेंसी कब आएगी, कैसे आएगी, उससे पहले आप तैयारी शुरू कर देंगे, समय रहते आप सब तैयार कर लेंगे, तो आपके लिए रास्ता बड़ा आसान होगा और मंजिल निकट हो जाएगी। आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी, रिव्यू ऑफिसर, एआरओ यानी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, सहायक समीक्षा अधिकारी, इसके सिलेबस पर हम चर्चा करेंगे, बुक लिस्ट, और साथ में ही उसकी स्ट्रेटजी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि आरओ एआरओ का सिलेबस क्या है। सिलेबस की बात करें तो बहुत ही छोटा सिलेबस, 2 स्टेप का ये एग्जाम होता है। एग्जाम में एक स्टेप है आपकी प्रारंभिक परीक्षा और दूसरा जो स्टेप है वो है मुख्य परीक्षा। तो एग्जाम आपका 2 स्टेप का है, इंटरव्यू इसमें होता नहीं है। एक आपका प्रीलिम्स होता है और दूसरा आपका मेन एग्जाम होता है, और मेन एग्जाम के आधार पर ही यहीं से सिलेक्शन हो जाता है। इंटरव्यू इसमें नहीं होता है और इसी कारण से इसको बहुत आसान भी माना जाता है। प्रीलिम्स की सिलेबस की चर्चा हम करने जा रहे हैं। प्रीलिम्स का जो पाठ्यक्रम है, मोटे तौर पर अगर हम देखें तो 2 भागों में आप इसको बांट सकते हैं। एक पोर्शन है जीएस का और दूसरा पोर्शन यहां पर है हिंदी का। हिंदी के पेपर का नाम है सामान्य हिंदी। बहुत कठिन इसमें ग्रामर नहीं पूछा जाता है। सिलेबस क्या है मैं आपको भी दिखाऊंगा। और जीएस भी जैसे पीसीएस और अन्य परीक्षाओं में पूछा जाता है उसी तरीके का सिलेबस है। बहुत ही ब्रॉड सिलेबस इन्होंने ओपन करके नहीं लिखा है, लेकिन वो चीजें सारी पूछी जाती हैं जो आप यूपी कमीशन के किसी भी एग्जाम, जैसे अपर सबऑर्डिनेट का एग्जाम देते हैं तो उसमें जैसे पूछी जाती है वैसे ही क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और साथ में बुक लिस्ट क्या है, उसी के साथ हम सिलेबस को भी ओपन करके देखेंगे। लेकिन उसके पहले यहां पर यह जानना जरूरी है कि 140 मार्क्स का ये यहां पे आपसे प्रश्न पत्र पूछा जाता है और 60 मार्क्स का यहां पर आपसे प्रश्न पत्र पूछा जाता है। टोटल दोनों को देखें तो 200 मार्क्स का ये आपका दोनों पेपर मिला के हो जाता है और दोनों पेपर के आधार पर ही मेरिट बनाई जाती है, उसी से सिलेक्शन होता है। 140 मार्क्स में 140 की क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, और यहाँ 60 मार्क्स में 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी यहाँ पर भी एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। निगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/3 अंक काटे जाते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो निगेटिव मार्किंग के तहत 1/3 अंक काट लिए जाते हैं अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है। बहुत साधारण भाषा में समझे तो आपने अगर 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 3 क्वेश्चन गलत करने के बाद में एक क्वेश्चन सही करने वाले मार्क्स आपके कट जाएंगे। चलिए चलते हैं जीएस के पाठ्यक्रम को देखते हैं और साथ में उसकी बुक लिस्ट पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न पत्र 1 सामान्य अध्ययन, 140 अंक का ये पेपर होता है और इस पेपर में मैंने आपसे जैसा बताया कि प्रश्न भी पूछे जाते हैं 140 ही। 2 घंटे का समय दिया जाता है। निगेटिव मार्क के साथ पेपर होता है। यहां पर टारगेट क्या होना चाहिए मैं अभी बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम सिलेबस जो आयोग के द्वारा दिया गया है उसको देख लेते हैं। आपके सिलेबस में सबसे पहला बिंदु दिया है सामान्य विज्ञान, दूसरा है भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार, जनसंख्या, पारिस्थितिकी और शहरीकरण, सारा कुछ भारत के संदर्भ में, विश्व भूगोल और भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, वर्तमान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं, सामान्य बुद्धि परीक्षण, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, जीवन और सामाजिक परंपराओं के बारे में विशेष ज्ञान। सिलेबस जब आप देखेंगे तो आपको सब्जेक्ट वाइज सिलेबस नहीं मिलेगा, आपको इसको तोड़कर अलग अलग भागों में बांटना पड़ेगा।
क्योंकि यहां पर देखिए भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार, वाणिज्य और व्यापार के बारे में आप इकोनॉमी में पढ़ते हैं, इसके बारे में आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर अलग से भी आप पढ़ लेते हैं या इसका अध्ययन आप ज्योग्राफी में करते हैं। तो इसको कहाँ रखा जाए, तो मोटे तौर पर इसको अगर हम बांटें तो कुछ महत्वपूर्ण विषयों में इसको हम पूरे सिलेबस को बांट सकते हैं, जिससे कि पढ़ने में हमको आसानी हो और हम डिसाइड कर सकें कि कौन सी पुस्तक से क्या पढ़ा जा सकता है। चलिए ये काम हम कर लेते हैं। जैसे यहां पर सामान्य विज्ञान दिया हुआ है, सामान्य विज्ञान में 3 चीजें पूछी जाती हैं। एक आपसे फिजिक्स पूछी जाती है, एक आपसे केमिस्ट्री पूछी जाती है और एक आपसे बायोलॉजी पूछी जाती है। ब्रॉड सिलेबस हम बाद में डिस्कस करेंगे, सेगमेंट वाइज जो हमारी टीम है वो आपके सामने इस सिलेबस को डिस्कस करेगी, लेकिन अभी हम एक ओवरव्यू आपको दे रहे हैं, किताबों की सूची बता रहे हैं, जिससे कि आप अपना अध्ययन शुरू कर दें। एक ट्रेंड एनालिसिस और हर सब्जेक्ट में कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी हम बाद में लेकर आपके सामने आएंगे। तो आप लोग बाद में भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, जिससे कि आप अच्छे से अच्छा अपना एक रणनीतिक कार्य पूरा कर सकें और उस पर काम करके आप सिलेक्शन आसानी से ले सकें। भारत का इतिहास एक यहां दिया है, लेकिन संस्कृति यहां पे दी हुई है और संस्कृति भी हम भारत की इतिहास के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। आप देखेंगे भारतीय कृषि यहां दी है और विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल यहां दी है, तो क्या कृषि को हम भूगोल के साथ जोड़कर पढ़ सकते हैं? इन सारी चीजों को आसान बनाने के लिए मैं आपके सामने एक विभाजन प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अगर उस विभाजन को आप सही से लेके चलेंगे तो सारा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा और जो बुक सजेस्ट करने की बात होती है, हम आपको आसानी से बुक भी सजेस्ट कर पाएंगे। एक सब्जेक्ट यहां पर आप लिखिए इतिहास, और इस इतिहास का मतलब होगा जो आपके पाठ्यक्रम में इतिहास दिया है, वहां पर एक जगह आप देखेंगे तो यहां पर दिया हुआ है भारत का इतिहास, दूसरी जगह आप देखेंगे तो यहां दी हुई है संस्कृति। अब आप यहां पर जब डिसाइड करने चलेंगे तो मेरे हिसाब से इसको आपको ऐसे करना चाहिए, इतिहास को 3 भागों में बांटिए। एक करिए प्राचीन, दूसरा करिए मध्यकालीन और एक कर लीजिए आधुनिक। और जो संस्कृति का पोर्शन दिया हुआ है, संस्कृति इन दोनों में साथ में कवर हो जाएगी। जो प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास है, यहीं से आर्ट एंड कल्चर भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो जब ये सिलेबस इस तरीके से आप बांट लेंगे तो बहुत आसान होगा आपको तैयार करने में। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट हम लेके चलते हैं भूगोल। भूगोल का सिलेबस मैंने आपको दिखाया, विश्व का भूगोल, कृषि भी दी हुई है, भारत का भूगोल भी दिया हुआ है। तो मोटे तौर पर इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक हो जाएगा विश्व का भूगोल और सिलेबस का दूसरा पहलू हो जाएगा जिसको हम कह सकते हैं भारत का भूगोल, और इसी में हम सारी चीजें पढ़ लेंगे जो आपसे पूछी जाती हैं। सब्जेक्ट के तौर पर तीसरा विभाजन जो है उसको आप लिखिए यहां पे, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। मुझे अपेक्षा है कि आप लोगों ने एक नोटबुक खोल रखी होगी और आपकी पेन लगातार चल रही होगी, आप इस सिलेबस को नोट कर रहे होंगे। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी जो अलग अलग आपसे सिलेबस में देके दिखाया गया है, आपसे पूछी जाने की उम्मीद है, वो इसी में कवर हो जाएंगे। एक सब्जेक्ट और लिखिए आप यहां पर, विज्ञान। और विज्ञान जो है यहां सामान्य प्रकृति का पूछा जाता है, 10th लेवल तक का पूछा जाता है, 12th का भी आपको नहीं पढ़ना है। और इसको 3 भागों में आप बांटिए। इसमें एक लिखिए जीव विज्ञान, एक लिखिए यहां पर भौतिक विज्ञान और एक यहां पर लिख दीजिए रसायन विज्ञान। ये 3 भागों में आप इसको बांट लीजिए। क्या सामग्री कहां पर पढ़नी है मैं अभी आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप सिलेबस को समझ जाइए, क्या आपको पढ़ना है, टारगेट क्या है, ये समझ लीजिए। आगे आप बढ़ेंगे तो एक सब्जेक्ट और महत्वपूर्ण आपका बचा है, वह है भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था
जो आप सिद्धांत पढ़ेंगे वो तो कॉन्सेप्ट विश्व अर्थव्यवस्था यानी कि जो आपकी सैद्धांतिक इकोनॉमी होती है वो पढ़ेंगे, लेकिन विशेष तौर पर इसको भारत के संदर्भ में पढ़ना है तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे आसानी से इसको कर सकते हैं। एक आपका उत्तर प्रदेश विषय के तौर पर आप इसमें रख सकते हैं, और लास्ट में जो सिलेबस में दिया हुआ था ये उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान है यूपी के संदर्भ में। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, फिर भी आपको पढ़ के जाना है, ना जाने कब ये पूछ लिया जाए। और एक आप लिख लीजिए करंट अफेयर, करंट अफेयर्स। अब चलिए बात कर लेते हैं इस सिलेबस को कैसे पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। यानी कि जिस बुक सूची की, है ना, बुक लिस्ट की बात हमको करनी थी, पुस्तक सूची की बात करनी थी, वो यहीं पर मैं आपसे करना चाहता हूं। चलिए अब यहां पर आप देखिए, जैसे आपका इतिहास का सिलेबस है, इतिहास का सिलेबस अगर आपने बेसिक तैयार कर लिया है, बेसिक आपका कंप्लीट है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं। मैं ये किताब आपको बता रहा हूं और मैंने पूरी इस पे एक रिसर्च किया और उसके बाद में ये पूरी मैंने सूची बनाई है आप लोगों के लिए, इससे मैं डिस्कस करूंगा। कोई ऐसे नहीं कि बस लिख दिया जो मन में आया, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है तो आप चले जाइए सीधे, एसके पांडे सर की किताब है, और एसके पांडे सर के 2 वॉल्यूम तो बहुत अच्छे हैं, एक एंशिएंट का और दूसरा एक जो है मॉडर्न का। जो मैनुअल है वो थोड़ा सा इन्होंने मोटा कर दिया है, ज्यादा मटेरियल दे दिया है, लेकिन आप चाहें तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी अगर आपने कंप्लीट कर ली है तो ठीक है, नहीं किया है तो एनसीईआरटी भी आपको कर लेना चाहिए अगर आपके पास टाइम है तो। साथ में अगर ये आपको अच्छा नहीं लगता है तो किरण की एक किताब आती है, किरण पब्लिकेशन की, उसको आप फैक्चुअल रूप में ये लिखी हुई है, आंकड़े ज्यादा दिए हैं, तथ्यात्मक इसकी प्रकृति है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और इसके बाद में साथ साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर देखने हैं, जो आरओ एआरओ में पूछे गए हैं, जो यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं, अन्य जो बीओ के एग्जाम्स होते हैं या अन्य जो आयोग के द्वारा एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं इस लेवल के, उनके प्रश्नों को आप देख सकते हैं। घटना चक्र लोग फॉलो करते हैं, आप भी कर सकते हैं। पेपर वाइज बहुत सारे सॉल्व पेपर आते हैं, उनको भी फॉलो कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे उसको आप स्वतंत्र हैं चूज करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। पढ़ना इसको कैसे है, पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देखने हैं। जो चैप्टर्स आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख चुके हैं उनको बुक लिस्ट जो मैंने आपको बताई है, ये पूरे में हर एक टॉपिक में यही स्ट्रेटजी काम आएगी, उनको फिर पढ़ना है, फिर क्वेश्चन पे आपको जाना है, और क्वेश्चन देखते समय फिर अगर दिक्कत होती है तो इधर आना है। स्पीड शुरू से ही अच्छी लेके चलनी है, नहीं तो एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ जाएगा और आपकी एक भी राउंड कोई भी किताब नहीं पढ़ जाएगी। अभी टाइम है, अभी आप टारगेट करके पढ़ सकते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं कंप्लीट की है तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाइए। अगर आपका बेसिक तैयार है तो आप किरण या एसके पांडे में से कुछ भी लेके आप पढ़ाई चालू कर दीजिए। किसी भी सब्जेक्ट में पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप ओल्ड ईयर क्वेश्चन कहते हैं, ओल्ड ईयर पेपर्स कहते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको रास्ता दिखाते हैं कि किन रास्तों पे जाके आपको मंजिल मिलने वाली है। वैसा ही पेपर आपसे पूछा जाता है। विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल सिलेबस में आपको अलग लग रहा है, लेकिन विश्व के भूगोल में आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और ये कॉन्सेप्ट आप भारत के भूगोल में अप्लाई कर देते हैं। यहां पे इसका एप्लीकेशन होता है। दोनों की समझ जब आपको होती है तो आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। इसके लिए सबसे बढ़िया किताब तो एनसीईआरटी है। इससे आपका भाषाई ज्ञान भी बढ़ता है, आप ज्योग्राफी वाली भाषा भी सीख जाते हैं, ऐसी लिखी गई है। आप ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजी भी जान जाते हैं। साथ में एक इसी पर आधारित, ज्योग्राफी पर आधारित किताब है महेश बर्णवाल की, हिंदी और
इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है। इस किताब को आप फॉलो करके तैयारी कर सकते हैं। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां पर भी आपको देखने हैं, ये तो पूरे सिलेबस में आपको फॉलो करना है। तरीका वही होगा जो मैंने यहां पर बताया। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, जो भी तैयारी शुरू करता है तुरंत एक किताब होती है एम लक्ष्मीकांत सर की, बढ़िया किताब है, तुरंत लोग ये किताब फॉलो करना चालू कर देते हैं। मोटी किताब है, चैप्टर वाइज लिखा गया है। चैप्टर वाइज लिखने के कारण कनेक्टिविटी वीक है इस किताब की, लेकिन किसी भी व्यक्ति को बिल्कुल लेमन भाषा में समझाने के लिए, किसी भी नए स्टूडेंट को कोई भी चैप्टर समझने के लिए इससे आसान तरीका कोई नहीं हो सकता। अगर यहां पर आप इन चीजों से बचना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखिए और साथ में जो वाणी की पॉलिटी की किताब है आप फॉलो कर सकते हैं। फैक्चुअल है, सारी चीजें दी हुई हैं, पढ़ने में बोरियत होती है, थोड़ा सा आपको कई बार थकान महसूस होगी, इंटरेस्टिंग नहीं लिखी गई है। वाणी की कोई भी किताब बहुत मजेदार नहीं लिखी गई है, लेकिन फैक्ट कलेक्शन बहुत गजब का है, सारी चीजें उसमें इंक्लूड की गई हैं। महज वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को आधार बना के लिखने की कोशिश की गई है और कोई चीज उसमें ध्यान दी नहीं गई है, तो बोरियत महसूस होने के बावजूद भी क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाते हैं। दोनों मत पढ़िएगा, चाहे ये आप ले लीजिए और चाहे ये वाला गोला जो मैं बना रहा हूं ये आप फॉलो करिए। एम लक्ष्मीकांत पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, मोटी किताब है, नया एडिशन और मोटा हो गया है, इस कारण से मैं अगर वाणी से आपका काम चल जा रहा है तो इस मोटी किताब में फंसाना नहीं चाहता, है ना, यहां से काम आपका हो जाएगा। विज्ञान की अगर हम बात करें, विज्ञान सामान्य स्तर पर बिल्कुल आपसे पूछा जाता है, बहुत कठिन सवाल यहां से नहीं पूछे जाते। विज्ञान पढ़ने के लिए अगर आपने 6, 7, 8, 9, 10 की एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है तो यहां पर, जैसे पॉलिटी में मैंने आपसे एनसीईआरटी पढ़ने की सलाह नहीं दी, आपको मैंने नहीं कहा, लेकिन यहां पर अगर आपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के काम आसानी से चला सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये नहीं कंप्लीट किया है तो लूसेंट की जो साइंस वाली किताब आती है उसको अगर आप पढ़ लेंगे तो मोर देन इनफ होगा। एनसीईआरटी के सारे फैक्ट भी उसमें है, सरल भाषा में लिखी गई है, लगभग सब कुछ दे दिया गया है। पुराने साल के पेपर देख के इसको कर लीजिए। पहले पुराने साल के पेपर एक बार देखिएगा, फिर चैप्टर पे जाइएगा, चैप्टर पे जाके फिर से आप पुराने साल के पेपर्स पे आइएगा। उसके पीछे जो प्रैक्टिस सेट दिए होते हैं किताब में, अभ्यास प्रश्न दिए होते हैं, उनको करिएगा। आसानी से ये आपको समझ में आ जाएगी, बहुत ही सामान्य भाषा में लिखी हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, भारतीय अर्थव्यवस्था में आधे से ज्यादा सवाल करंट अफेयर पर आधारित पूछे जाते हैं। बजट पर पूछे गए सवाल, बजट के साथ में आर्थिक सर्वे, जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, आर्थिक सर्वेक्षण पर पूछे गए सवाल, वन स्थिति रिपोर्ट पर पूछे गए सवाल, करंट अफेयर में जितनी भी इकोनॉमी की एक्टिविटीज चर्चा में रहती हैं उन पर पूछे गए सवाल लगभग आधे से ज्यादा आपका कवर कर लेते हैं। लगभग 3-4 सवाल आपसे कभी कभी कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं, जिसमें आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए मुद्रास्फीति क्या है, बैंकिंग प्रणाली भारत की कब कैसे कौन से बैंक की शुरुआत हुई, रिजर्व बैंक अपेक्स बॉडी है उसके बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये अगर आप कहीं से बेसिक पढ़ लेते हैं, जैसे एस.एन. लाल सर की किताब है, सारा बेसिक उसमें दिया है। और अगर आप न्यू संस्करण बिल्कुल नया खरीदते हैं, न्यू एडिशन खरीदते हैं, तो उसमें अपडेटेड डेटा भी ये दे देते हैं। साथ में हम लोग जो करंट अफेयर डिस्कस करते हैं उसमें भी इसके बारे में लगभग पूरा कवरेज रहता है। बजट का डिस्कशन अलग से हो जाता है, वहां से भी आप आसानी से कर सकते हैं। तरीका यहां पर भी होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखना है, लेकिन यहां पर स्ट्रेटजी आपकी थोड़ी सी बदल जाएगी। करंट अफेयर के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में केवल इसलिए देखिए कि क्या पूछा जाता है, कोई भी पुराना आंकड़ा याद नहीं करना है। प्रीवियस ईयर का यहां पे देखने में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जो कंसेप्चुअल प्रश्न है उनको छांट कर तभी देखें। कोई भी कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न आपसे न छूटे जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, लेकिन जो आंकड़े वाले प्रश्न हैं उनको आप ना देखें, बस ये देख लें किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, तो यहां पर ये आसान होगा। उत्तर प्रदेश विशेष का ज्ञान, यहां पर जो उत्तर प्रदेश विशेष है
यूपी आयोग इस मामले में मैं कहूंगा कि यूपी वालों का ध्यान न रखने वाला आयोग है। अन्य आयोग 35-40 सवाल तक 35-40% तक पूछते हैं अपने स्टेट से प्रश्न, लेकिन यहां पर ये प्रश्न नहीं पूछे जाते। बिहार चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, ये सारे आयोग भरपूर मात्रा में अपने राज्य के सवाल पूछते हैं। यहां पर ये सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां पर देखना। साथ में आजकल करंट अफेयर में यूपी से सवाल पूछे जाने लगे हैं। ये हमारा स्पेशल एपिसोड होता है हर मंथ का, यूपी से रिलेटेड, यूपी विशेष का, उसको देखकर आप आसानी से कवर कर सकते हैं। सीधे सवाल वहां से आ जाते हैं। यूपी के लिए आप हमारा नोट्स भी फॉलो कर सकते हैं। आईएएस प्रेप का नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी पड़ा हुआ है, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। हमारे कोर्सेज में भी ये दिया जाता है, वहां से भी आप ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें कोई भी किताब पतली से लेके आप पढ़ सकते हैं, जहां पर यूपी के बारे में सामान्य बातें दी हो। अगर आप पीसीएस की तैयारी करते हैं तो मेंस में भी आपको पढ़ना होता है, लेकिन केवल अगर आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बढ़िया से करिए। करंट अफेयर में जो मुद्दे हैं उनको आप डील कर लीजिए। कोई छोटा सा नोट्स उठाइए, पढ़ लीजिए, आसानी से आपका काम चल जाएगा। करंट अफेयर के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि डेली आप एक न्यूज़पेपर पढ़ें और उस न्यूज़पेपर में जो जानकारियां दी हुई हैं डे बाय डे आप पढ़ते रहें, और लास्ट में जब आपका पेपर आए तो 6 मंथ का करंट अफेयर आप एक साथ रिवाइज कर लें तो आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। ये रिवीजन आप हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। मंथली कंपाइलेशन आपको मिल जाता है, उसका पीडीएफ भी हम आपको देते हैं, प्रैक्टिस सेट भी देते हैं, और जब एग्जाम आपका आता है तो हम बहुत अच्छे से उसको तैयार भी कराते हैं। बाकी आप जहां से भी कवर कर पाए, कोई बाध्यता नहीं है, वहां से आप कर सकते हैं। ये रहा सारा टॉपिक और उसकी पुस्तक सूची, उसकी बुक लिस्ट, जहां से आप तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हैं। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो टॉपिक्स की जो संख्या है, नंबर 1 इतिहास, नंबर 2 पे आप आए तो ये देखिए भूगोल, नंबर 3 भारतीय संविधान, नंबर 4 विज्ञान, 5 है भारतीय अर्थव्यवस्था, 6 है यूपी, और 7 है यहां पर करंट अफेयर। एनवायरमेंट का अलग से कोई सिलेबस आपको यहां लिखा हुआ नहीं मिलता है, कहीं पर भी आपको पर्यावरण शब्द यहां पर नहीं मिलेगा। एक जगह केवल प्राकृतिक संसाधन आया है। और यहां पर देखिए जो भारतीय कृषि दी हुई है, इसको भी अलग से हमने डिस्कस इसलिए नहीं किया है क्योंकि जो आप भूगोल में कृषि, भारत की कृषि पढ़ते हैं, वहां से कॉन्सेप्ट मतलब भर का आपका तैयार हो जाता है। बाकी करंट अफेयर में जैसे वैरायटीज जो नई फसलों की होती हैं, फसलों के साथ में ये वैरायटी आपकी नस्लों का विकास जो पशुओं का होता है, ये पूछी जाती हैं, और ये आपकी करंट अफेयर से तैयार हो जाती है। बाकी कहीं पर और कोई सिलेबस नहीं बच रहा है। बस एक चीज बच रही है, सामान्य बुद्धि परीक्षण, और सामान्य बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आपसे लगभग 10 से 12 सवाल, ये लगातार कम ही होते जा रहे हैं, 10 से 12 कभी कभी 15 भी पूछे गए हैं। इसमें अर्थमेटिक, और अर्थमेटिक के साथ में मतलब बहुत बेसिक अर्थमेटिक होती है, रीजनिंग आपसे पूछा जाता है। इसके लिए बहुत परेशान नहीं होना है। कई लोग इसके लिए परेशान इसलिए हो जाते हैं कि हमारे बैकग्राउंड में मैथ्स नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे। मैथ्स नहीं रही है, कोई फिक्र आपको नहीं करनी है। बहुत बेसिक सवाल सब लोग कर लेते हैं, यहां पर आप 50-60% कर लेंगे आसानी से। बाकी 100% करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी मैथ नहीं रही है तो मैथ वाले का अन्य सब्जेक्ट नहीं रहा है, वो यहां कम करेगा, तो आप यहां पर कम करके इधर अच्छा करके उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, बाकी सब कुछ यहां पर कवर हो गया। ठीक है, अब बात आती है कि इसके लिए क्या करें। इसके लिए भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आप देख लें और आसानी से आपकी तैयारी हो जाएगी। उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व कर लें, आधे से ज्यादा प्रश्न आप उन्हीं पैटर्न पे पूछे जाएंगे तो कर लेंगे। और यहां पर ये जो पेपर है आपका, यहां पर टारगेट आपका क्या होना चाहिए। 140 सवाल है, निगेटिव मार्किंग है, इसके बावजूद आपका टारगेट क्या होना चाहिए, कम से कम आप टारगेट यहां पर लेके चलिए 85।
85 प्लस करने की कोशिश करिए। जैसे पीसीएस में आप 150 में 90 से ऊपर का टारगेट रखते हैं। एक वीडियो मैंने आपको बताया कि उलटफेर के कारण बहुत ज्यादा बॉर्डर लाइन के कैंडिडेट्स प्रभावित हो जाते हैं। अगर इस प्रभाव से आपको बचना है तो यहां स्कोर आपको 85 से ऊपर लेके जाना पड़ेगा। अगर ये आप करने में सफल होते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा, नहीं तो फिर बॉर्डर लाइन पे आप फंस के इसी उहापोह में रहेंगे कि प्री पास होगा या नहीं होगा। आयोग चेंज कर देगा आंसर, आपका प्री हो सकता है पास ना हो। आयोग बदल देगा आंसर, हो सकता है कि आप पहले पास हो रहे हो जब आपने पेपर देके मिलान किया हो, बाद में आप बहुत दूर हो जाए सिलेक्शन से। तो आपको लीड लेके चलना है, 85 प्लस यहां पर टारगेट रखना ही है। और जब इस स्ट्रेटेजी से आप चलेंगे तो आपका निश्चित तौर पर इतना टारगेट आ जाएगा, अचीव हो जाएगा। और सबसे ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस करने के लिए पीवाईक्यूज तो है ही है, इसके साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी जरूर करनी चाहिए। लोग टेस्ट सीरीज की वैल्यू नहीं समझते हैं। लोग सोचते हैं कि अरे क्या मतलब है, हम इतना पढ़ रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, सब प्रश्न कर लेंगे। ऐसा नहीं है। वो ठीक वैसा होता है कि हम तलवार मांझ रहे हैं लेकिन कभी हमने चलाया नहीं। हम बंदूक लोड कर रहे हैं, कभी गोली दागी नहीं। तोप में बारूद भर रहे हैं, कभी दागने का अवसर ही नहीं आया। जब आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो जो गलतियां एग्जामिनेशन हॉल में होने की संभावना है वो घर पर ही आप कर लेते हैं, और जितनी गलतियां आप घर पे कर लेंगे एग्जामिनेशन हॉल में वो गलतियां नहीं होंगी। चलिए बात कर लेते हैं अब हिंदी के सिलेबस की। हिंदी का सिलेबस बहुत ही सामान्य है। 6 टॉपिक यहां पर दिए हुए हैं स्पष्ट तौर पर। विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और तद्भव एवं तत्सम, विशेष एवं विशेषण और पर्यायवाची। इन 6 टॉपिक से हर एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस तरीके से हिंदी में 60 सवाल आते हैं। 10 10 10 यानी 10 गुणे 6 बराबर 60 सवाल। कोई भी किताब जहां पर ये टॉपिक दिए हुए हैं, आप एक किताब में ना मिले 2 किताब उठाइए, जहां पर आपको समझ में आए वहां से बस इन 6 टॉपिक का बेसिक पढ़िए। बेसिक पढ़ने के बाद में मैक्सिमम सूची जो हो सकती है उसको आप तैयार करिए। विलोम शब्द के, वाक्यों वर्तनी के, अनेक शब्दों के एक शब्द, ये जितने भी टॉपिक दिए हैं सबके 10 ही सवाल पूछे जाने हैं। इसमें भी 1/3 निगेटिव मार्किंग है। लेकिन यहां पर स्कोर जो रखना है, जो टारगेट आपको रखना है, वो कम से कम 57 प्लस रखना है। यानी कि हर एक टॉपिक में आपको क्वेश्चन गलत करने का चांस भी नहीं मिलने वाला है। अगर हर एक टॉपिक में आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तब तो आपके 6 गलत होंगे और 2 निगेटिव होके 52 मार्क्स आपके आएंगे ना। आपको 57 तक का टारगेट रखना है। मेहनत करेंगे 60 में 60 भी यहां पे हो सकता है, लेकिन पूरे मार्क्स ना जोड़ के मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि 55 से 57 के आसपास तो आप हर हाल में रखिए ही। कोई एक किताब आप उठा लीजिए जहां पर ये सारे, जैसे हमारा नोट्स आप पढ़ेंगे तो यहां पर तो सारा हमने अच्छी अच्छी किताबों से अच्छे अच्छे शब्दों को लेके उसको बढ़िया से कंपाइल किया। भाई इस किताब को लिखने में और कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपाइलेशन। कंपाइलेशन अच्छी किताबों में, स्तरीय किताबों में जो दिया हुआ है वो अगर हम रखते हैं तो क्वेश्चन वहां से फंस जाते हैं। बाकी विलोम की तो आपको कई हजार शब्दों की सूची मिल जाएगी, पर्यायवाची की भी बहुत लंबी चौड़ी सूची मिल जाएगी, लेकिन कितना आप पढ़ेंगे। हमने जो बनाया है वो काफी कोशिश की है कि कम श्रम में आपको ज्यादा प्रतिफल मिले, है ना। बहुत ज्यादा श्रम साध्य अगर आप हो जाएंगे कि हर जगह पे हम बस मेहनत ही करते रहेंगे, तब भी समस्या है। स्मार्ट वर्क की जरूरत है। लेकिन उससे भी पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जितना भी अभी तक का आपके पास 2010 से लगा के 2021 तक का, 2010, 2013, 2014, 2016 और उसके बाद में 2017, 2021, 2016 के 2 पेपर, इन सब को आप सॉल्व कर लीजिए। 5 टॉपिक आपके मेंस में भी है, तो मेन एग्जाम के 5 टॉपिक जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेन एग्जाम में, तो वहां से भी आप अपना ये
जो वोकैब है ये बढ़ा सकते हैं। उन प्रश्नों को भी आप कर सकते हैं, पीआईक्यू की जो वहां के हैं उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आप कर सकते हैं। इनको करने से एक स्तर का पता आपको लग जाएगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और साथ में लगभग 1000 की संख्या में, यानी कि 2010, 2013, 14, 16 के 2 पेपर, 17 और उसके बाद में 21, 7 सालों के ये पेपर, 7 सालों के ये पेपर हो जाएंगे। लगभग 420 प्रश्न ये हो गए, और इन्हीं 7 सालों के मेंस के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहां एक टॉपिक वहां से निकाल दीजिए, नहीं वो तो काम आ ही जाएंगे, सॉरी एक टॉपिक इसका वहां पे नहीं है, लेकिन 5 तो है, तो लगभग 200 वो, यानी कि लगभग आपको मिल जाएंगे 700 प्रश्न। और इन 700 प्रश्नों में से नियर अबाउट आप मान के चलिए आप पूरे तैयार कर लेंगे, तो किसी भी साल में जब आप पेपर करने जाएंगे तो 50% पेपर आपको यहीं से मिल जाएगा। ये आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि इसको बता देने के बाद में बहुत आसान हो जाता है। 50% पेपर आपको यहां से मिल जाएगा। बाकी आप जो नोट्स पढ़ेंगे, जो किताब से आप सूची पढ़ेंगे, उन सूचियों से भी तो प्रश्न बनेंगे, तो वहां से भी आप, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। हिंदी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है आप शब्दों को बोल बोल के उच्चारण करके पढ़िए। विलोम पढ़ रहे हैं तो उच्चारण करके पढ़िए, आप पर्यायवाची पढ़ रहे हैं उच्चारण करके पढ़िए, और लिख लिख के पढ़िए, क्योंकि पाई मात्रा की गलतियां भी ऑप्शन में दी होती हैं। कहीं पर मात्रा छोटी की जगह बड़ी लगा दिया, वहां पे मान लीजिए कि शुद्धि की बात हो रही थी और वहां पे लिख दिया गया शुद्धि की जगह पे शुद्धि, है ना, यहां पे ऐसे शुद्धि लिख दिया गया, कुछ ऐसा कर दिया गया, तो आपने ध्यान नहीं दिया, उच्चारण आपका गलत है। दही खट्टी होती है कि दही खट्टा होता है, कमेंट करके बताना। दही खट्टी होती है कि दही खट्टा होता है? पूर्वांचल कहेंगे कि पूर्वांचल वाले कहेंगे कि हमारे यहाँ जो दही होता है वो खट्टी होती है दही, और जो इधर वाले लखनऊ के आसपास वाले हैं वो कहेंगे हमारे यहाँ दही खट्टा होता है। और आयोग सवाल जब पूछेगा तो ऑप्शन दोनों दिए रहेंगे, आंसर भी पूर्वांचल, मध्यांचल और पश्चिमांचल के हिसाब से वैरी करेगा। इसलिए क्योंकि जो हम बोलते हैं वही हम पढ़ना भी पसंद करते हैं, जो हम बोलते हैं वही लिखना भी पसंद करते हैं। तो इनको अपनी बोलचाल की भाषा में लाने के लिए हमको बोल बोल कर पढ़ना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, तो आसान हो जाता है। यहाँ पर कोई गाइड बुक पढ़ने से अच्छा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में आप, जैसे वासुदेव नंदन की बुक है उसको आप पढ़ लीजिए, राघव प्रकाश की बुक है उसको आप पढ़ लीजिए, अच्छी किताबें हैं, आप इसको पढ़ के आसानी से तैयारी कर सकते हैं, है ना। आप और कोई बुक, हरदेव बाहरी जी की बुक है, उनकी बुक आप पढ़ लेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा, कई बार बहुत ज्यादा में आप पढ़ जाते हैं, इतनी मोटी किताब ले लिया और पूरा आप पढ़ रहे हैं, कुछ याद नहीं हो रहा है, तो समस्या होती है, ठीक है। और तरीका वही होगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, उसके बाद में फिर आपने मैटर पढ़ा, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे जाएंगे। तो अब अंत में मैं बस एक चीज कहना चाहता हूं आपसे कि एग्जाम अगर आपको पास करना है तो एग्जाम पास करने का केवल और केवल एक ही फार्मूला होता है, वो होता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अगर इसके अलावा कोई दूसरा फार्मूला कोई बता रहा है तो वो आपको सही चीज नहीं बता रहा है। प्रैक्टिस करने के दौरान ही आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस करने के दौरान ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है, और प्रैक्टिस करने के दौरान ही अपनी जो गलतियां हैं उनको दूर करना है। यानी कि हर जगह प्रैक्टिस, और ये प्रैक्टिस किस चीज की, यही तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके काम आएंगे, यही तो टेस्ट सीरीज आपके काम आएगी, यही तो आपको कोई अनुभवी व्यक्ति जो भी है जिसने एग्जाम्स दिए हैं या जो पढ़ा रहा है या जिन्होंने समझा है इस एग्जाम को, वो आपको बता पाएगा। और वो कहां से बता पाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और आप प्रैक्टिस पे जब जोर देते हैं तभी आपसे गलतियां भी होती हैं। प्रैक्टिस पे जोर देते हैं तो आप पढ़ते हैं, और प्रैक्टिस आप कहां से करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से।
लिए आप सबसे आधार सामग्री के तौर पर इसको रखिए और फिर आपको कहीं पूछना नहीं पड़ेगा कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। मिलते हैं नए एपिसोड में और वहां पर हम चर्चा करेंगे ट्रेंड एनालिसिस की कौन से सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, आज तक के जो पेपर हुए हैं उसमें कितने कहां से पूछे गए हैं और सब्जेक्ट वाइज कैसे हम चीजों को तोड़ के हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग कैसे स्ट्रेटजी बनाएं। आगे की चर्चा हमारी टीम आपके सामने करेगी। तो हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लोगों को शेयर कर सकते हैं। अगर बहुत अच्छा लगा तो आप लाइक का बटन भी दबा के जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।